नमस्कार, शीतल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माता पिता का आशीर्वाद। अरे सुनती हो भाग्यवान, आज हमारे विवाह की 40वीं सालगिरह है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? मैरिज एनिवर्सरी। तो मैडम जी बताइए कैसे मनाना है यह दिन? दयाशंकर जी ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी उर्मिला की नैनों की गहराइयों में झांकते हुए कहा, अजी मनाना क्या है, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है। अगर अब सालगिरह मनाएंगे तो सब लोग हंसेंगे हम पर। चलो छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ, हमारी शादी को इतने साल बीत गए, तुमने मुझसे कभी कोई मांग नहीं रखी। आज के खास मौके पर मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो बताओ। मैंने अपने बुढ़ापा पेंशन के कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने आखिरी समय से पहले अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। अजी कैसी बातें करते हैं आप? अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर भी कोई ऐसे मनहूस शब्द अपने मुंह से निकालता है क्या? जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। उर्मिला जी मुंह फुलाकर अपने घुटने मोड़कर बेड पर बैठ गई। तभी दयाशंकर जी अपने उसी पुराने अंदाज में उर्मिला जी को थोड़ा प्यार से छेड़ते हुए गुनगुनाने लगे, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। उर्मिला जी उसी समय शर्माते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, चलिए, आज के ख़ास मौके पर मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है, अभी लेकर आती हूँ, साथ बैठकर खाएंगे। उर्मिला जी तुरंत रसोई घर में गई और एक प्लेट में अच्छे से खीर को सजाकर अपने पति के लिए लेकर आई और कहने लगी कि अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर हम सबसे पहले खीर खाकर अपना मुंह मीठा करेंगे। इतने बरस हो चुके हैं हमारी शादी को और हमारा साथ अब तक बना हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक यह साथ बना रहे और आपसे पहले मैं भगवान के पास जाऊँ। उर्मिला जी और दयाशंकर जी खीर खाते हुए एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक उनकी बहू सारिका घर पहुंच गई और यह सारा दृश्य देखने लगी और अपने सास ससुर को मुस्कुराते हुए देखकर उसके तन बदन में जैसे आग लग रही थी। गुस्से में पैर पटकते हुए आई और बोली, जरा सी देर के लिए बाहर क्या निकली और मनमर्जी शुरू हो गई आप लोगों की। और यह क्या खीर बनाई है मुझसे पूछे बिना, मेरी इजाज़त के बिना मेरी रसोई में कदम कैसे रखा आपने? बुढ़ापे में भी जीभ का चटोरापन कम नहीं हुआ आप लोगों का। थोड़ी देर के लिए बच्चों के स्कूल क्या गई कि आप दोनों ने तो मौज मनानी शुरू कर दी। चुपचाप अपने कमरे में नहीं बैठा जाता क्या तुम लोगों से? पैर कब्र में लटके हुए हैं आप दोनों के और मेरी पीठ पीछे पार्टी चल रही है। यह सुनने के बाद दयाशंकर जी से रहा नहीं गया, उनके सब्र का बांध टूट गया और बोले, बहू तुम शायद भूल रही हो कि यह घर तुमसे पहले हमारा है और हम इस घर में अपने मन मर्जी से रह सकते हैं और जो चीज़ चाहे वह पकाकर खा सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तभी सारिका ने बड़ी बेशर्मी से अपने ससुर को तपाक से जवाब दिया और कहा कि यह आप लोगों का घर नहीं है और यदि इस घर में रहना है तो आपको मेरे हिसाब से ही रहना होगा, वरना दरवाज़ा खुला है, आप लोग जा सकते हैं। और भी एक बेटा है आपका, हमने ठेका नहीं ले रखा आप दोनों का, या फिर कुछ अलग से तो नहीं दिया आपने हम लोगों को। जो जेठानी जी को दिया है
वही तो मेरे पास है। तभी दयाशंकर जी सहमी हुई आवाज़ में बोले, बहू, हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? खीर ही तो बनाई है। इस बात पर सारिका जोर से चिल्लाई, मुझसे पूछे बिना कैसे बनाई आपने यह खीर? आपको यह मालूम नहीं कि दूध कितना महंगा है और फिर पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और अगर खीर बनानी ही थी तो मेरे लौटने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे? थोड़ा सा भी सब्र नहीं था। और फिर मुझे दही भी जमानी है, बच्चे भी लौट कर दूध मांगेंगे। अब कहाँ से आएगा दूध? सारा दूध तो तुम लोग गटक गए। हमेशा अपनी मन मर्जी करते हैं। फिर उर्मिला जी बोली, बहू, मैंने ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़े से ही दूध की खीर बनाई है। बाकी का दूध फ्रिज में रखा है, इसलिए ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सारिका बोली, माँ जी, मुझे पाठ पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तुम बूढ़ों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आगे से मेरी इजाज़त के बिना अगर मेरी रसोई में कदम भी रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस पर उर्मिला जी बोली, बहू, हम अपने बेटे की कमाई खाते हैं। कौन सा तुम कमा रही हो जो इतना भड़क रही हो? और अगर थोड़ा सा खर्च कर भी लिया तो क्या बिगड़ गया? इतना सुनते ही सारिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसी समय सारिका की माँ शांति देवी वहां पहुंच गई। उन्होंने दरवाजे से ही अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली, इसलिए वह वहीं दरवाजे की आड़ में खड़ी हो गई और वहीं खड़े खड़े सारा नज़ारा देखने लगी। उन्होंने देखा कि सारिका ने झपट कर अपने सास ससुर के हाथ से खीर की कटोरी छीन कर नीचे फेंक दी और बोली, यह घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। और आपका बेटा वह पहले हुआ करता था, अब वह मेरा पति है और पति की हर चीज़ पर सबसे पहले उसकी पत्नी का हक होता है, ना कि उसके बूढ़े माँ बाप का। अब जैसा मैं कहूँगी वही सब तुम्हें करना होगा। अपनी मन मर्जी चलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए सारिका गुस्से में तमकते हुए अपने कमरे में चली गई। उर्मिला जी और दयाशंकर जी की आंखें भर आई और वह अपने भाग्य पर रोने लगे। उर्मिला जी और दयाशंकर जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा बेटा दिनेश। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने दोनों बेटों को दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करके अच्छे स्कूल में पढ़ाया और पढ़ा लिखा कर बड़ा बेटा तो डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा दिनेश आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों माता पिता अपने बच्चों की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। दोनों ही बेटों ने प्रेम विवाह किया था। बड़ा बेटा रवि तो अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं पर डॉक्टरी करने लगा, जबकि छोटा बेटा दिनेश आर्मी में ऑफिसर था तो वह अपनी ड्यूटी पर रहता था। उर्मिला जी और दयाशंकर जी अपनी छोटी बहू सारिका के पास रहते थे। दिनेश अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जबकि उनके बड़े बेटे रवि को उनकी कुछ परवाह नहीं थी। वह केवल अपने गृहस्थी में ही रम गया था और विदेश में रहता था। सारिका को इसी बात का गुस्सा रहता था कि वह बूढ़े बुढ़िया की देखभाल अकेले ही क्यों करे, इसलिए वह अपने सास ससुर को तंग करती रहती। दयाशंकर जी की आंखों से आज आंसू बह निकले। वे खुद को कोसने लगे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर क्यों नहीं रखा, क्यों उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और खुद कंगाल होकर इस कगार पर आ पहुँचे
कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। दोनों बूढ़ा बुढ़िया इतनी बातें सोच ही रहे थे कि तभी सारिका अपने कमरे से निकल कर आती है और चिल्लाते हुए अपने सास ससुर से बदतमीजी से कहने लगी, अभी तक आप दोनों यहीं बैठे हैं, इतना भी नहीं समझ में आता कि फर्श पर गंदगी पड़ी हुई है तो कम से कम साफ ही कर दें। चलिए सासू माँ, उठिए और जल्दी से फर्श पर पड़ी हुई सारी खीर साफ कीजिए। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले, इतनी उम्र हो गई और इस बुढ़ापे में भी इन दोनों को रोमांस ही सूझ रहा है। सारिका के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग दंपति डर गए और बेचारी उर्मिला जी ने आंखों में आंसू लिए फर्श को साफ किया और पोछा लगाया और अपने कमरे में जाकर अश्रुधारा बहाने लगी। और इधर बाहर दरवाजे की आड़ में खड़ी सारिका की माँ शांति जी यह सब देखकर अंदर तक हिल गई थी और उल्टे पैरों से अपने घर वापस लौट गई। घर आकर अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर धम से बैठ गई। हैरानी से उनकी आंखें पथरा गई। वे लगातार एक ही दिशा में शून्यबद्ध तरीके से देखती जा रही थी। तभी उनकी बहू पायल ने देखा कि उसकी सासू माँ बहुत परेशान लग रही है। पायल, जो अपनी सास का पूरा सम्मान करती थी और बहुत ख्याल रखती थी, अपनी सासू माँ को परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ माँ जी? आप तो दीदी के ससुराल गई थी ना, वह ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? आप बहुत दुखी लग रही हैं। शांति जी और उनकी बहू पायल की बात सुनकर शांति जी का बेटा प्रतीक भी वहाँ आ गया और बोला, क्या बात हो गई है माँ? आप परेशान क्यों हैं? तभी शांति जी रूंधे गले से बोली, बेटा, मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने तो तुम दोनों को ही अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु ना जाने फिर सारिका ने हमारे संस्कारों को क्यों शर्मिंदा कर दिया। हमारी परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी, फिर क्यों हम उसे इंसानियत का पाठ ना पढ़ा सके। ऐसा कहते कहते बेचारी शांति जी की आंखें भर आई। दोस्तों, माँ बाप को अपनी बेटी पर बहुत गर्व रहता है और वो भी चाहते हैं कि उनकी बेटी जहाँ भी जाए उनका सिर ऊंचा रखे, उनके संस्कारों को शर्मिंदा ना करे। परंतु यदि उन्हीं माता पिता को अपनी बेटी की यह हरकतें देखने को मिलती हैं तो उन्हें कितना दुख होता है, यह केवल वही जानते हैं। आज वही सब शांति जी पर बीत रहा था। वह बहुत दुखी थी। अंदर ही अंदर अपनी बेटी का व्यवहार उनके दिल को कचोटता जा रहा था। उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा कि आज जब मैं सारिका के घर पहुंची तो मैंने देखा कि वह अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। यह सुनकर प्रतीक गुस्से में आया और बोला, तो माँ, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपको उसे डांटना चाहिए था, उसे फटकारना चाहिए था। इस पर शांति जी बोली, बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इस तरह का व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत तक न हुई कि उसके पास जाऊं। उसके सास ससुर इतने भले इंसान हैं, मैं उनके सामने अपना चेहरा कैसे दिखाऊं, उनसे नज़रें कैसे मिलती। तभी तो मैं बाहर से ही वापस लौट आई। फिर शांति जी बोली, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ वह बात सुनकर तुम दुखी मत होना। मुझे लगता है कि हमें सारिका से अपना रिश्ता ख़त्म कर लेना चाहिए। अपनी माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर प्रतीक हैरान रह गया। तभी पायल अपनी सासू माँ को टोकते हुए कहने लगी, नहीं माँ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आखिर वह आपकी बेटी है और अगर औलाद अपने रास्ते से भटक जाती है
तो उसे सही रास्ते पर लेकर आना माँ बाप का काम होता है। रिश्ता तोड़ने से किसी के व्यवहार में बदलाव नहीं आता। तभी शांति जी कहने लगी, आज मैं बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपनी बेटी सारिका को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसे एक अच्छा इंसान तक नहीं बना सकी। तभी पायल ने अपनी सासू माँ को संभाला और कहा, माँ जी यह सब छोड़िए, यह वक्त टूटने का नहीं है, आपको खुद को संभालना होगा। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और दीदी यहाँ पर आएगी। आगे मैं सब संभाल लूँगी। मैं जानती हूँ कि आगे क्या करना है, आप चिंता मत कीजिए। अपनी बहू की ढाढ़स भरी और उम्मीद भरी बातें सुनकर शांति जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें कुछ राहत महसूस हुई तो वह बोली, ठीक है बहू, मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले ही सारिका हमेशा की तरह उसकी तैयारी में जुट गई और अपने भाई के लिए राखियाँ और मिठाइयाँ खरीद कर ले आई। अपने मायके जाने के बारे में सोच सोच कर वह मन ही मन बड़ी प्रसन्न थी। रक्षाबंधन के त्यौहार पर खुशी खुशी मायके पहुंच गई। आते ही अपने भाई और भाभी से मिले। उसकी नज़रें अपनी माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन माँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। आ गई दीदी आप, आइए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, पायल ने कहा। फिर सारिका बोली, नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस यह बताइए कि माँ कहाँ है। सारिका की बातें सुनकर पायल ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, अरे होगी यहीं कहीं, मुझे क्या मालूम, मैं कोई उनके आगे पीछे थोड़ी ना घूमती रहती हूँ, मुझे घर के और भी काम करने होते हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर सारिका हैरान रह गई। तभी प्रतीक बोला, अरे सारिका तुम आ गई, कैसी हो तुम, जीजा जी कैसे हैं? वह तो ठीक हैं, अगले महीने आएंगे, लेकिन माँ कहीं नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वह? सारिका ने फिर से वही प्रश्न किया। परेशान होकर सारिका खुद ही चारपाई से उठकर चारों तरफ घर में आवाज़ लगाती हुई अपनी माँ को ढूंढने लगती है। माँ, माँ, कहाँ हैं आप? देखो आपकी सारिका आई है। सारिका का अपनी माँ से बहुत लगाव था, परंतु शांति जी कुछ नहीं बोली। तभी सारिका की नज़र बाथरूम के पास गई। उसने देखा कि उसकी माँ बदहवास बाथरूम के बाहर पड़ी है। वह दौड़कर उनके पास चली गई। माँ, आपको यह क्या हो गया? आप ऐसी हालत में यहाँ क्यों पड़ी हैं? तभी सारिका ने अपने भाई भाभी को आवाज़ लगाई और बोली, तुम लोगों ने मेरी माँ को यहाँ क्यों रखा है? सारिका रोते हुए पूछने लगी। इस पर पायल ने जवाब दिया, अरे दीदी, आप इस बुढ़िया को छोड़ो, हर वक्त चटोरापन करती रहती है, इसलिए पेट खराब हो गया और कल से पूरा कमरा दुर्गंध से भर दिया था। इस बुढ़िया ने अब बार बार बिस्तर गंदा नहीं करेगी, इसलिए इसे बाथरूम के बाहर रख दिया है मैंने, अब ज़्यादा परेशानी नहीं करेगी। अपनी भाभी की बातें सुनकर सारिका ने गुस्से से कहा, लेकिन भाभी, अगर माँ ने अपनी पसंद का कुछ खा भी लिया तो क्या हो गया? बुढ़ापे में खाने का मन नहीं करता क्या? आप इन्हें दवा दे देती, इनकी इतनी बेकदरी करने का क्या मतलब था? सारिका अपनी माँ को उठाकर सहारा देते हुए उनके कमरे में ले जाती है, परंतु उसकी भाभी पायल उन्हें बिस्तर से ही नीचे उतार देती है और फर्श पर लिटा देती है, यह कहते हुए कि यह बुढ़िया सारा बिस्तर गीला कर देगी। इस पर सारिका की आंखों से आंसू बह निकले और चिल्लाने लगी, भाई भाभी, आप दोनों तो ऐसे ना थे, आप लोगों को
हो क्या गया है। फिर पायल ने कहा, दीदी आप हमारे मामलों में ना ही बोलें तो ठीक है। यह अब आपका घर नहीं है, यह घर मेरा है। पति के घर पर सबसे पहला हक उसकी पत्नी का होता है। मैं जैसा चाहूँगी वैसा ही करूँगी। आप इस घर की मेहमान हैं और मैं इस घर की मालकिन। तभी सारिका गुस्से में बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की। मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा भी इस घर पर हक है। आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है। तुम लोग एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो। अरे कम से कम बुढ़ापे में उनकी उम्र का तो लिहाज करो। और भाई तुम भी अपनी पत्नी का ही साथ दे रहे हो। वह मेरी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है, कितने बुरे तरीके से पेश आ रही है और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप भी अपनी पत्नी के गुलाम हो गए। और भाभी अगर आप इस घर की मालकिन हो तो यह घर मेरी माँ के बेटे का भी है। आप यह सब कैसे भूल गई। तभी अपनी बेटी की बातों को सुनकर शांति जी को बहुत गुस्सा आया। वह उसी समय उठकर बैठ गई और अपनी बेटी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह सब देखकर सारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। तमाचे से लाल हुए अपने गाल पर हाथ रखकर सारिका गुस्से से खड़ी हो गई। यह सब क्या है माँ। तभी शांति जी गुस्से में बोली, तुम चुप ही रहो सारिका, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अब हैरान तो ऐसे होकर खड़ी हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। जिस इंसान की तू पत्नी है उस इंसान के माँ बाप के साथ, यानी कि अपने सास ससुर के साथ तू जिस लहजे में पेश आती है, उन्हें दुखी करती है, परेशान करती है। यदि वह अपनी पसंद का कुछ खाना चाहे तो तू उनके हाथ से छीन कर फेंक देती है। उनसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करती है, उन्हें तंग करती है, खाने पीने के लिए भी तड़पा देती है। उनके साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले तुझे यह सब बातें याद नहीं आई। यह बात सुनकर सारिका हैरान रह गई और बोली, आपको यह सब बातें कैसे मालूम है बेशर्म लड़की। जब तुम अपने सास ससुर की फटकार लगा रही थी, मैं दरवाजे की ओर में खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। मैं तो उस दिन ही तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहती थी, परंतु तुम्हारी भाभी ने मुझे समझाया तो मैं संभल गई और मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। यह सुनकर सारिका धम से जमीन पर बैठ गई और सोच में पड़ गई। फिर शांति जी बोली, सारिका हमने तो तुम्हारे सारे शौक़ पूरे किए थे, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे और जिस आदमी की तू पत्नी है उसी के माँ बाप का तिरस्कार कर रही है। जिस आदमी के पैसों से तू ऐश करती है उसी के जन्मदाता को डांटती है, फटकारती है, उनकी बेइज्जती करती है। क्या मैंने और तेरे पिता ने तुझे यही संस्कार दिए थे। जरा सोच, तेरे स्वर्गवासी पिता जब तुझे ऐसा व्यवहार करते देखे होंगे तो उनकी आत्मा को क्या शांति मिलती होगी। अगर तेरे पति को तेरे किए गए व्यवहार के बारे में पता चला तो उसे उस पर क्या बीतेगी। क्या उसे अच्छा लगेगा कि तू उसके बूढ़े माँ बाप को इतना दुख देती है। क्या वह तुझे कभी माफ़ कर पाएगा। अरे वह तो तेरे साथ अपना रिश्ता ही ख़त्म कर देगा। क्या आज से पहले कभी तूने अपनी भाभी को मेरा तिरस्कार करते हुए देखा है। तुमने देखा है ना कि तुम्हारी भाभी मेरा कितना सम्मान करती है, मुझे भगवान की तरह पूजती है, कितनी संस्कारी है वह, दिन रात मेरी सेवा करती है और आज तक उसने कभी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात तक नहीं की। हमेशा मम्मी जी कहकर मेरे आगे पीछे डोलती रहती है। और बेटी तुम ऐसे कैसे बन गई, कब से तुम इतनी खुदगर्ज हो गई।
इतना सुनते ही सारिका फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं केवल यही सोच रही थी कि मेरा रिश्ता केवल मेरे पति के साथ है और मेरे सास ससुर तो दोनों के हिस्से में आने चाहिए, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर चले गए। इस बात पर मुझे गुस्सा आता था कि मैं अकेले ही उन्हें क्यों रखूं। हक तो दोनों का बराबर है। इस पर सारिका की माँ शांति जी उसे समझाते हुए कहती हैं कि बेटी, उनकी करनी तो उनके साथ है, लेकिन तेरी करनी तेरे साथ है। अगर वह तेरे सास ससुर को नहीं रखना चाहते तो वह उनकी गलती है, परंतु तुम क्यों पाप की भागीदार बन रही हो? अगर तुम भी ऐसा करोगी तो उनमें और तुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? तू ही सोच बेटा। सारिका अपनी माँ और अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगती है। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। आते ही वह अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और रोती हुई गिड़गिड़ाती है, माँ, पिताजी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने आपको कभी नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसा सलूक कभी नहीं करूँगी। सारिका के सास ससुर उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, बहू, तुम्हें मालूम है कि माँ बाप को बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा उनके बच्चों की ज़रूरत होती है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो इतना ही कहते हैं, तू हमारे साथ प्यार से बोल बतिया लिया कर। हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है। यह बात सुनकर सारिका आंसू पोंछते हुए कहने लगी, माँ, प्यार से बात करना ही नहीं, मैं आपको प्यार से खाना भी खिलाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह तुरंत रसोई में चली जाती है और झटपट स्वादिष्ट खीर बनाकर ले आती है। कहती है, लीजिए माँ, पिताजी, आप दोनों आज मेरे हाथ से खीर खाए। यह सब देखकर उर्मिला जी और दयाशंकर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ज़माना कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। हमारे संस्कार और संस्कृति ही हमारी अनमोल धरोहर और विरासत है। यदि हमने इसे खो दिया, हमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मान के अधिकारी हैं और हमें उनका यह अधिकार उन्हें देना ही चाहिए। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।